दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को 3 दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइल फायर की और एक भी मिसाइल का वार पाकिस्तान झेल नहीं पाया। अगर 2-3 दिन और पाकिस्तान वॉर जारी रखता तो कहा जा रहा है कि भारत उसके 2 टुकड़े कर डालता। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और उसके एडवांस्ड वर्जन का कमाल था कि 3 देश भी मिलकर एक ब्रह्मोस मिसाइल का सामना नहीं कर पाए। अब लेकिन यहां पर एक ऐसा सवाल सामने आया है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो यह, अगर रूस भी भारत की इसी ब्रह्मोस मिसाइल और उसके एडवांस्ड वर्जन इस्तेमाल करता तो क्या होता? जिस ब्रह्मोस ने मात्र 23 मिनट में पाकिस्तान की वायुसेना को 20% खत्म कर दिया, रूस इसका इस्तेमाल यूक्रेन पर करता तो क्या होता? क्यों रूस अब पछता रहा है कि वह ब्रह्मोस के इस वर्जन का इस्तेमाल करता तो यूक्रेन युद्ध कब का खत्म हो गया होता? दोस्तों, हम आपको इसकी वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं कि 3 सालों से चला आ रहा यूक्रेन युद्ध 3 दिन में समाप्त हो जाता अगर रूस करता यूक्रेन पर ब्रह्मोस के इस वर्जन का इस्तेमाल। भारत ने मात्र 23 मिनट में उड़ा दिए पाक के 11 एयरबेस। 3 दिन तक रूस यूक्रेन पर बरसाता। ब्रह्मोस तो क्या होता? क्या है टीम मोदी और भारतीय सेनाओं को वह खुफिया रणनीति जो आज तक किसी ने अपनाई थी? अगर रूस इसे काम में लेता तो फिर यूक्रेन में क्या होता? तुर्की के TB2 ड्रोन को रोक नहीं पाया था रूस, अगर भारत ने 2 दिन में मिट्टी में मिला दिया। ऐसा सिस्टम रूस के पास होता तो क्या होता? क्या अब यूक्रेन युद्ध का फैसला भारत के हथियार करने वाले हैं? क्या पुतिन भारत की यात्रा में करने वाले हैं भारत के गेम चेंजर हथियारों पर बात? आज बात करेंगे एक ऐसे भारतीय हथियार की जिसका नाम सुनते ही सामने वाला कांप उठता है। नाम है ब्रह्मोस। यह कोई मामूली मिसाइल नहीं, यह भारत का ऐसा घातक अस्त्र है जो किसी भीन विरोधी के लिए बुरे सपने से कम नहीं। इसकी रफ्तार का आलम यह है कि यह हवा को चीरते हुए आवाज की गति से 3 गुना तेज भागती है। जब तक दुश्मन कुछ समझ पाए, यह मिसाइल अपना काम कर चुकी होती है, टारगेट को साफ करके निकल जाती है। जरा सोचिए, जब यह मिसाइल फायर होती है तो आसमान को चीरती हुई 15 किलोमीटर ऊपर जाती है और फिर आखिरी क्षणों में दुश्मन की आंखों से बचते हुए समंदर की लहरों को चूमती हुई या जमीन से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ती है, बिल्कुल बाज की तरह। और इसी खासियत को कहते हैं सी स्किमिंग, जो इसे बेहद खतरनाक और लगभग रोक पाना नामुमकिन बनाती है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक पहुंचने वाली है। इसमें 200 से 300 किलो का वॉरहेड फिट किया जा सकता है, चाहे पारंपरिक विस्फोटक हो या फिर परमाणु हथियार, और इसका निशाना इतना सटीक है कि 1 मीटर के अंदर भी चूक नहीं करती। इसे कहते हैं 1 मीटर CP, मतलब सेंटीमीटर स्तर की परफेक्शन। ऐसे में दुश्मन के पास भागने या छिपने का कोई चांस नहीं बचता। इतना ही नहीं, भारत ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का तूफान भी ला रहा है, जिसकी रफ्तार मैक 8 यानी आवाज से 8 गुना तेज होगी। सोचिए, गोली से भी तेज। इसका टारगेट होगा 1000 से 150 किलोमीटर की रेंज, यानी दुश्मन चाहे जितना भी छिप जाए, भारत की पहुंच से दूर नहीं रहेगा। इस नए ब्रह्मोस 2 में पारंपरिक रैमजेट नहीं बल्कि स्कमजेट इंजन लगेगा, जो इसे लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक स्पीड में उड़ने की ताकत देगा। और यह टेक्नोलॉजी अब भी दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही है। और मजेदार बात यह है कि इसमें रूस की एडवांस्ड जर्कॉन मिसाइल की तकनीक भी शामिल की जा सकती है। अब जरा सोचिए, अगर रूस के पास यूक्रेन जंग के दौरान ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें होती तो हालात क्या होते? एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि युद्ध में सिर्फ बंदूकें नहीं बल्कि ब्रह्मोस या ब्रह्मोस 2 जैसे अग्निबाण मैदान में उतरते तो कहानी कुछ और ही होती, नजारा ही बदल जाता। वो इतिहास जो आज लिखा गया है शायद वैसा होता ही नहीं। चलिए इस पूरे तगड़े सीन को 3 अहम पहलुओं में समझते हैं, जिससे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेनी एयरबेस की, वो जगहें जो किसी भी देश की हवाई ताकत की रीढ़ होती है। जब रूस ने इस युद्ध का बिगुल बजाया तो उसने शुरुआत में यूक्रेन के कुछ एयरबेस पर हमले जरूर किए, अपनी कैलिबर और स्कंदर जैसी मिसाइलों के दम पर।
लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमले उतने तबाह साबित नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। यूक्रेन के पास कुछ सेकंड्स का वक्त था जिससे वह इन हमलों को कुछ हद तक झेल गया। एयर डिफेंस को थोड़ा मौका मिला, लेकिन अब सोचिए, अगर उस जगह ब्रह्मोस जैसा ऐसा हथियार होता जो पलक झपकते ही निशाने पर लग जाए, जमीन से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ता हुआ ऐसे आए कि दुश्मन का रडार देख ही ना पाए, तो क्या होता? नतीजा होता सीधा और साफ। यूक्रेनी एयरफोर्स के रनवे, उनके फाइटर प्लेन सब के सब चंद मिनटों में राख में बदल जाते। और अब बात करें, अगर ब्रह्मोस को जमीन से नहीं बल्कि आसमान से यानी रूस के फाइटर जेट्स से छोड़ा जाता तो वो मिसाइल पहले से भी ज्यादा स्पीड में दुश्मन पर टूटती। हवा से दागे जाने पर ब्रह्मोस की रफ्तार और उसकी डेडली नेचर कई गुना बढ़ जाती है। तब रडार को मिसाइल की भनक तक नहीं लगती। दुश्मन को समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी होती, तबाही सामने खड़ी होती। और इस बात का सबसे पुख्ता सबूत है खुद रूस की P-800 ऑनिक्स मिसाइल। ये वही हथियार है जिसकी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस से जुड़ी हुई है। मतलब दोनों एक ही खून के रिश्तेदार हैं। यूक्रेन में इस ऑनिक्स मिसाइल ने जो तबाही मचाई, उसे रोकना यूक्रेन के लिए पहाड़ तोड़ने जैसा साबित हुआ। यूक्रेन की एयरफोर्स के प्रवक्ता ने खुद टीवी पर माना कि ड्रोन और सबसोनिक मिसाइलों को तो वह गिरा पाए, लेकिन ऑनिक्स जैसी सुपरसोनिक मिसाइल को रोकना उनके बस से बाहर था। अब जरा सोचिए, अगर युद्ध के पहले दिन ही रूस ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बिना रोके दाग देता तो क्या होता? यूक्रेन के ज्यादातर एयरबेस खाक में मिल जाते, उनके लड़ाकू विमान उड़ने से पहले ही कबाड़ बन जाते। आसमान पर रूस का एक तरफा कब्जा होता, वो जिसे कहते हैं एयर सुप्रीमेसी। युद्ध की दिशा पहले ही झटके में तय हो जाती। यूक्रेन की कमर एक ही दिन में टूट जाती। दूसरा, दुश्मन की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइनों का खात्मा। अब बात करते हैं इस पूरे युद्ध परिदृश्य के दूसरे और सबसे अहम पहलू की। दुश्मन की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइनों का खात्मा, यानी वो नसें काट देना जिनसे पूरी सेना में खून दौड़ता है। यूक्रेन ने इस जंग में एक चीज बखूबी की, अपनी सप्लाई चेन को बेहद स्मार्ट तरीके से फैला दिया। उन्होंने गोला बारूद के डिपो, फ्यूल टैंक, रेलवे जंक्शन और हथियारों के ट्रांजिट पॉइंट्स को पूरे देश में बिखेर दिया। इतना ही नहीं, वह लगातार उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहे मोबाइल बनाकर। इससे हुआ यह कि जब भी रूस अपनी सबसोनिक मिसाइलें दागता, यूक्रेन को अलर्ट मिल जाता। उन्हें अंदाजा हो जाता कि हमला कहां हो सकता है और वह वक्त रहते सामान हटा लेते। इसका नतीजा यह हुआ कि रूस के कई हमले या तो चूक गए या फिर पूरे असर के साथ टारगेट पर नहीं लगे। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर रूस के पास उस वक्त भारत की ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें होती, या भविष्य की और भी घातक ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, तो क्या होता? तो फिर यूक्रेन के यह सारे स्मार्ट मूव्स बेकार हो जाते, क्योंकि ब्रह्मोस की स्पीड है मैक 2.8 से भी ऊपर, यानी आवाज से लगभग 3 गुना तेज, और ब्रह्मोस 2 की तो कल्पना कीजिए, मैक 7 से ऊपर की हाइपरसोनिक रफ्तार। इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का वक्त दुश्मन के पास इतना कम होता है कि अलर्ट मिलने से पहले ही हमला हो चुका होता है। रूस इन मिसाइलों की मदद से यूक्रेन के रेलवे हब, फ्यूल टैंक्स, हथियारों के गोदाम, सब कुछ पलक झपकते ही खाक में मिला सकता था। कोई वार्निंग नहीं, कोई चांस नहीं, बस सर्जिकल स्ट्राइक ऑन एन स्टेरॉइड्स। और इस बात का लाइव ट्रेलर दुनिया पहले ही देख चुकी है। रूस की P-800 ऑनिक्स मिसाइलों ने ओडेसा के अनाज गोदामों और पोर्ट्स पर जैसी सटीक और अचानक मार की। उससे यूक्रेनी एयर डिफेंस हिल गया। कोई इंटरसेप्शन नहीं, कोई काउंटर अटैक नहीं, सीधा क्लीन हिट। अब सोचिए, अगर रूस के पास बड़ी तादाद में ब्रह्मोस जैसे हथियार होते और वो इनका भरपूर इस्तेमाल करता, तो यूक्रेन की लॉजिस्टिक्स युद्ध के पहले हफ्ते में ही पैरालाइज हो जाती। सेना को फ्यूल नहीं मिलता, हथियार नहीं पहुंचते, कम्युनिकेशन टूट जाता, सप्लाई चेन ध्वस्त हो जाती, और जब सेना को ना रसद मिले, ना गोला बारूद, ना कमांड, तो हौसले भी खुद ब खुद टूटने लगते हैं। और तीसरा, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पर ऐसा कहर जिससे दुश्मन की रीढ़ ही टूट जाए। अब बात करते हैं उस तीसरे पहलू की
जो किसी भी जंग को शुरुआत में ही खत्म करने की ताकत रखता है। मतलब दुश्मन के ब्रेन यानी उनके कमांड अड्डों का ऐसा नाश कि पूरा सिस्टम ही ढह जाए। देखिए, रूस ने कोशिशें तो बहुत की। कीव से लेकर बाकी यूक्रेनी शहरों तक जहां भी दुश्मन के बड़े कमांड सेंटर थे, वहां KH-1 जैसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें दागी। लेकिन यूक्रेन भी खाली बैठा नहीं था। अमेरिका और यूरोप से उन्हें इंटेल सपोर्ट मिल रहा था, जिसकी बदौलत या तो उन्होंने रूसी मिसाइलों को हवा में ही पकड़ लिया या फिर आखिरी मौके पर अपने बेस ही बदल दिए। नतीजा यह हुआ कि रूस को जो प्रभाव चाहिए था वो हाथ नहीं आया। अब सोचिए जरा, अगर रूस के पास ब्रह्मोस जैसी रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल होती या उससे भी तेज ब्रह्मोस 2 कमेक्टू जैसा कोई हाइपरसोनिक हथियार होता तो पूरा सीन ही कुछ और होता। दुश्मन की बड़ी बड़ी ऑपरेशनल साइट्स, उनके रडार स्टेशन, कम्युनिकेशन हब, सब कुछ ही मिनटों में चकनाचूर हो जाता। इतनी भयंकर रफ्तार से उड़ती हैं यह मिसाइलें कि टारगेट पर पहुंचने से पहले इन्हें पकड़ना नामुमकिन होता, और जैसे ही यह मंजिल के पास आती, जमीन से चिपक कर वार करती, जिससे बचाव का कोई मौका नहीं रह जाता। अब आप ही बताइए, जब किसी के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही ना बचे, ना तो बंकर खाली करने का टाइम मिले, ना डाटा और मशीनें बचाने का, तो वहां का क्या हश्र होगा। सब कुछ एक झटके में तबाह। और यही नहीं, अगर युद्ध शुरू होते ही रूस के पास ब्रह्मोस 2 जैसा कोई हाइपरसोनिक हथियार होता जो मैक 8 की रफ्तार से यानी हवा से भी ज्यादा तेजी से उड़ता है, तो कीव जैसे शहरों में बैठी टॉप लीडरशिप पर सीधा वॉर किया जा सकता था। इसे कहते हैं डिकैपिटेशन स्ट्राइक, मतलब सामने वाले की कमान को ही काट देना। अब साफ साफ समझ लीजिए, ऐसी स्पीड वाली मिसाइलें आज की तारीख में दुनिया का कोई भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता, चाहे वह अमेरिका का हो या यूरोप का। सब बेबस हैं इस स्पीड के आगे। तो जरा सोचिए, अगर ऐसी जानलेवा टेक्नोलॉजी रूस के पास होती तो यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप और उनका पूरा कमांड नेटवर्क पहले ही हफ्ते में ध्वस्त हो सकता था। उस हालत में सेना का मनोबल तो टूटता ही, साथ ही उनके पास कोई रणनीतिक दिशा भी नहीं बचती। युद्ध की दिशा एकदम से पलट जाती, और वह भी इतनी तेजी से कि किसी को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। जिस तरह से भारत ने 23 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह किया, और यह सब मुमकिन हुआ भारत की सुपरफास्ट और घातक ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से, जिसे इस तरह झोंका गया मानो दुश्मन की तबाही तय करनी हो। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि भारत ने प्लान बी के तहत यह सर्जिकल हमला महज 23 मिनट में अंजाम दिया था, यानी पहला वार होते ही आधे से ज्यादा बेस ठप हो चुके थे। हालत यह थी कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स उड़ने से पहले ही ग्राउंड पर ही खतरे में पड़ गए। कई रनवे और ईंधन के भंडार जलकर राख हो गए और हैंगर तबाह हो गए। इतना जबरदस्त दबाव पड़ा कि पाकिस्तान को महज 3-4 दिन के अंदर ही घुटनों के बल आना पड़ा, और अंत में उसे झुककर सीज फायर की भीख मांगनी पड़ी। अब सोचिए, अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत में भारत जैसी स्ट्रेटजी अपनाई होती, यानी SIAD और DAD जैसे अटैक पैटर्न में दुश्मन के एयरबेस, रडार और कंट्रोल सेंटर पर एक साथ बमबारी होती, तो शायद उस जंग का नजारा ही उल्टा होता। लेकिन रूस ने ऐसी आक्रामकता नहीं दिखाई। 2022 में हमने देखा कि यूक्रेन ने अपने विमानों को छिपाकर किसी तरह बचाए रखा, और जब तक पश्चिमी देशों से हथियार मिलते रहे तब तक वे आसमान में टिके रहे। लेकिन भारत ने 2025 में जो सिंदूर मिशन के जरिए कर दिखाया, वो एकदम उल्टा था। पहले ही कुछ मिनटों में पाकिस्तान के सबसे अहम एयरबेस 11 में से कम 5 पूरी तरह से ठप हो गए, और बाकी भी बुरी तरह से चिथड़े छथड़े हो गए। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान की फौज की हिम्मत चकनाचूर हो गई, और उनके जेट्स उड़ान भरने से पहले ही हार मान बैठे। अगर रूस ने भी फरवरी 2022 में यूक्रेन के 20 प्रमुख हवाई अड्डों में से आधे पर ही, यानी सिर्फ 10 पर भारत जैसे सुपरसोनिक हमले कर दिए होते, तो शायद यूक्रेनी एयरफोर्स हवा में ही नजर ना आती। रूस ने भले कैलाइबार और KH-101 मिसाइलें छोड़ी हो, लेकिन वह सबसोनिक थी और उनका असर सीमित था। रनवे थोड़े समय बाद दोबारा चालू भी हो गए, लेकिन ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें जब रनवे पर गिरती हैं
तो वहां छेद नहीं क्रेटर बनते हैं और हैंगर ऐसे टूटते हैं कि दोबारा इस्तेमाल की बात तो छोड़िए, वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में जब तुर्की के बने बैरेक्टर TB2 ड्रोन रूसी फौज के लिए आफत बन गए थे, वहीं भारत ने अपने ऑपरेशन में पाकिस्तान के भेजे गए तुर्की और चीनी ड्रोन झुंड को धूल चटा दी। एक भी सही सलामत नहीं लौट सका। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से अधिकतर ड्रोन तो अपने टारगेट के पास पहुंचने से पहले ही या तो इलेक्ट्रॉनिकली जाम कर दिए गए या हैक कर लिए गए। जो बचे खुचे थे उन्हें सीधे आसमान में ही निशाना बनाकर मार गिराया गया, कुछ मिसाइल से, कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गनों से, और कुछ तो ऐसे टूटे जैसे रॉकेट नहीं कोई दिवाली के फुस पटाखे हो। यह वही TB2 ड्रोन थे जो रूस यूक्रेन जंग में खूब शोर मचा चुके थे, लेकिन भारत के सामने उनका जलवा एक पल भी टिक नहीं पाया। यानी लेजर वाली बंदूकें, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैम करने वाले सिस्टम और हर एंगल से कवच जैसा एयर डिफेंस। अगर यह सब रूस के पास भी युद्ध की शुरुआत में होता तो हो सकता है यूक्रेन के ड्रोन जरा भी ऊंचाई पकड़ने से पहले ही जमीन पर औंधे गिरे होते। भारत ने जो कारनामा करके दिखाया वो रूस से कोसों आगे की सोच थी। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए 300-400 ड्रोनों का जिस तरह से भारत ने शिकार किया, वह भी सिर्फ 3 दिन में, उसने सबको हैरान कर दिया।